Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So this video is for CMA inter students, those who are appearing for June 26 attempt. अभी टेक्निकली टैक्सेशन पेपर जो होता है वो हमेशा से थोड़ा सा लेंदी रहा है आपके लिए, थोड़ा सा ट्रिकी रहा है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने ऐसी सिचुएशन पे क्या किया है, मैंने ट्राई किया है कि पेपर एनालिसिस कर लूँ और आपका जो एग्जाम है 15 जून को वो अटेम्प्ट आप अच्छे से दे पाओ, ठीक है। ये वाला वीडियो सबसे बेस्ट जो यूजफुल होगा वो होगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये मल्टीपल वाला अटेम्प्ट भी है तो भी ये आपके लिए सूटेबल तो रहेगा ही। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ट्राई किया है कि दिसंबर 23 से लेकर दिसंबर 25 तक का पेपर एनालिसिस किया है, ठीक है। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का आपका पेपर पैटर्न है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 विल हैव 15 एमसीक्यूज, ठीक है। हर एमसीक्यू के 2 मार्क है, मतलब 30 मार्क्स का एमसीक्यू हो जाएंगे। और बाकी के जो 7 क्वेश्चन है उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ओवरऑल बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो डीटी के 68 मार्क का पेपर आता है और आईडीटी का 60 मार्क्स का पेपर आता है। उसके अंदर 56 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है और 12 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड मतलब ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन पे आपको अगर पहले से पता हो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को, कौन से चैप्टर को टारगेट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन नंबर के लिए, तो इससे बेहतर प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया है कुछ पेपर एनालिसिस बनाने का। जैसे कि अगर आप दिसंबर 23 में से लेकर जून 24, फिर दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25 में देखोगे तो पहले 6 एमसीक्यू जनरली डायरेक्ट टैक्स के आते हैं और बाद के 9 एमसीक्यूज आपके इनडायरेक्ट टैक्स से आते हैं। इसका मतलब ये है कि 12 मार्क्स से आपका डीटी का पेपर बनता है एमसीक्यू का एंड 18 मार्क्स का आपका आईडीटी के एमसीक्यूज के पेपर बनते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 ए आते हैं वो 7 मार्क्स, अच्छा सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स के होते हैं सब्जेक्टिव में। तो 7 मार्क्स से हमेशा रेसिडेंशियल स्टेटस से ही ये क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर 2 ए डायरेक्ट टैक्स का। लेकिन एक बार ना बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब रेसिडेंशियल स्टेटस इंक्लूडिंग बोथ द सिनेरियो, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना भी उसी क्वेश्चन में आ सकता है या फिर कौन सी इनकम टैक्सेबल है फॉर आर एंड ओ आर या आर एंड एन ओ आर के लिए, तो वो वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, वो जनरली आपका इनकम फ्रॉम सैलरी से आता है। एंड वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 ए आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हमेशा हमेशा आया है। उसके बाद पीजीबीपी से आया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसके बाद कैपिटल गेन से आया है नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्वेश्चन इफॉस से मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आया है। एंड उसका अगला क्वेश्चन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से आया है और लास्ट क्वेश्चन डीटी का आपका ग्रॉस टोटल इनकम से आया है। इसका मतलब यह है कि आप मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हो कि आपको एग्जाम में कैसे प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। इससे बेस्ट आपका एनालिसिस नहीं हो सकता बिकॉज इससे इससे काफी आइडिया आ जाती है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। एक फेयर एक्सपेक्टेशन रख सकते हो आप। जरूरी नहीं यही पैटर्न फॉलो हो, लेकिन 90% चांस है कि यही पैटर्न फॉलो होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से आपका टेक्निकली इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 डीटी का क्वेश्चन है। अब इस 7 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो इसके अंदर ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप डीटी के दोनों छोड़ो या आईडीटी के, या एक डीटी एक आईडीटी का, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 ए और 6 बी हमेशा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में से क्वेश्चन आया है। व्हेन आई एम सेइंग इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, तो देखो अगर आपके पास मेरा आईडीटी गाइड बुक है तो उसका चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, उसके अंदर आपको ये इसके आंसर मिल जाएंगे। और बाय एनी चांस अगर आप मेरे पास आपके पास आईडीटी गाइड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मॉड्यूल से भी ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक से, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है, डीटी वर्सेस आईडीटी के डिफरेंशिएशन क्या है, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या है, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया क्या है ना, जीएसटी नेटवर्क क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 7 ए ना चार्ज से एक बार क्वेश्चन आया था, फिर कंपोजिशन से, फिर अगेन चार्ज से, फिर चार्ज से, फिर कंपोजिशन स्कीम से। व्हेन आई एम सेइंग चार्ज से क्वेश्चन आया था इसका मतलब यह है कि जनरली आरसीएम का क्वेश्चन था कि हु इज लायबल, ठीक है। उसके बाद ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कभी कभी वैल्यू ऑफ सप्लाई से आता है, कभी टाइम ऑफ सप्लाई, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब मैं ऑल्टरनेटिवली पैटर्न क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह से उनका अप्रोच रहता है।
तो आपका ये वाला क्वेश्चन हमेशा चार्ज और कंपोजिशन से आएगा, और ये वाला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई की तरफ से आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8A, वो जनरली या तो आईटीसी या तो रजिस्ट्रेशन या तो रिटर्न्स। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 ना थोड़े से पैटर्न आप सेट नहीं कर सकते जस्ट लाइक डीटी, बट हाँ एक फेयर आइडिया आ सकता है कि इन 3-4 चैप्टर में से आने के चांसेस है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमेशा ही कस्टम रहा है, लेकिन कस्टम में भी ना उनकी एक सब पैटर्न है। कभी कभी कस्टम में वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी आता है, कभी कभी असेसेबल वैल्यू का कैलकुलेशन आता है, और कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। दिसंबर 25 में कस्टम के अंदर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया था। तो मेरा मेरा प्रोबेबिलिटी है, मेरा अंदाजा ये है कि इस बार कस्टम का वैल्यूएशन का मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, अब इस पूरे एनालिसिस के बेसिस पे मैंने मेरा एक एक्सपेक्टेशन बनाया है फॉर जून 26 अटेम्प्ट। ऑब्वियसली ये एक एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है, क्योंकि अभी तक एग्जाम ऑब्वियसली हुए नहीं, वो 15 जून को होने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग ना मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है या तो बेसिक कंसेप्ट या तो रेसिडेंशियल स्टेटस से हो सकता है। फिर ये सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सीजी मतलब कैपिटल गेन, इफॉस मतलब अदर सोर्सेस, सेट ऑफ कन्वर्ट, जीटीआई। मुझे नहीं लगता ये पैटर्न चेंज होगा। मतलब देयर आर हाई चांस कि इसी पैटर्न पे आपका इस बार का भी पेपर बन सकता है। और क्वेश्चन भी लेंथ भी बहुत छोटे होते हैं, 7 मार्क के क्वेश्चन की लेंथ बहुत इजीली पेपर हो जाएगा। बस आप अप्रोच सही रखना। ठीक है, अगर आपको इसका कंपाइलर चाहिए लास्ट पास्ट पेपर का, तो प्लीज आप मेरे को मतलब मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आई श्योरली प्रोवाइड यू। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जून 26 के अंदर में मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि पहले 2 क्वेश्चन जीएसटी में इंट्रोडक्शन के ही आएंगे। ठीक है, फिर ये कंपोजिशन या चार्ज मतलब कंपोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 और 10 2A है उसमें से आ सकते हैं, या फिर चार्ज मतलब आरसीएम में से आ सकते हैं, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ सकता है। देखो आई नो पैटर्न के हिसाब से कभी प्लेस ऑफ सप्लाई आया नहीं है, बट पता नहीं मेरा गट फीलिंग है कि इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ सकता है। फिर वैसे ही यहाँ पे आईटीसी रजिस्ट्रेशन रिटर्न में से कोई भी एक चैप्टर होगा, और यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ कस्टम, मैंने खाली कस्टम नहीं लिखा है, मैंने वैल्यूएशन ऑफ कस्टम लिखा है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि वैल्यूएशन ऑफ कस्टम से आने के चांसेस है। ठीक है, तो इस तरह से 42 मार्क का आईडीटी का पेपर बनता है सब्जेक्टिव, और 56 मार्क का डीटी, तो ओवरऑल 68 और 60 मार्क का पेपर बनता है। मतलब मुझे लगता है कि ओवरऑल 128 मार्क में से अगर आपने ये पेपर पैटर्न को अच्छे से फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर किए, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेन एनी मार्क्स अबाउ 75। ठीक है, और मेरा हमेशा से यही टारगेट रहा है कि हमारे बच्चे या बाकी सारे बच्चों का एटलीस्ट 75 मार्क्स टैक्सेशन में आ ही जाए, ताकि पूरा ग्रुप क्लियर करने में आपको हेल्प कर ले। ठीक है, चलो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, इफ यू नीड दिस पीडीएफ, देन आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल श्योरली प्रोवाइड यू। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।